ओके, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। ओके, तो कुछ एक दो टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैंने अरेंज करने में निकाल दिया। बट बहुत इजी चैप्टर है, मतलब फटाक से आपको याद रह जाएगा, लेकिन जितना इजी है उतना वेटेज भी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, एमसीक्यू इंक्लूडेड। ओके, सो 3 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, एक्चुअली सॉलिड स्टेट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, और गैसियस एंड लिक्विड स्टेट के जो भी प्रॉपर्टी हम केमिस्ट्री के अंदर 11 साइंस के अंदर पढ़ के आए। ओके, अब बाकी किसके प्रॉपर्टी है पढ़ने रहे, सॉलिड के। तो अब सॉलिड के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कवर करेंगे। सो द वास्ट मेजोरिटी सॉलिड सब्सटेंस लाइक अ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस सब सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, और चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, बोथ आर वी कवर्ड, और इन विच वी आर एबल टू नो दैट द रेजिस्टिविटी वैरी विद द टेम्परेचर। Yes or no? And another conclusion from the physics side, we have that when we going to decrease the temperature, resistivity also going to be decrease. So at the particularly 0 Kelvin temperature, which temperature? 0 Kelvin, मतलब minus 273.16 degree Celsius. At that time, resistivity almost zero, almost यानी zero ही, and then conductivity become infinity. Reciprocal of resistivity, तो conductivity क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। दो सब्सटेंसेस नॉन एज सुपर कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। अब जब रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए और सुपर कंडक्टर वो बन जाए, कंडक्टिविटी इंफिनिटी हो जाए, उसके लिए होना क्या चाहिए? तो टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री, सॉरी 0 केल्विन या माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी लो टेम्परेचर। वी कैन अचीव दैट टेम्परेचर, बट उसको कॉन्स्टेंटली मेक रखना वो डिफिकल्ट है। आया समझ में? And that's why scientists try to put the concept of solids या characteristics of solid, improve the characteristics of the solids। तो धीरे धीरे करके वो टेम्परेचर बढ़ाने लगे। उनको ऐसे मटेरियल्स मिले जो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे, माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे कैसे एक्ट करे एज ए सुपर कंडक्टर। उसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। आया समझ में? तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। या बायोकॉम्पेटेबल प्लास्टिक्स, आज सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बायोकॉम्पेटेबल प्लास्टिक्स की। ओके, एंड सिलिकॉन चिप्स, ऑल आर द destined to the play of any ever expanding role in the future development of science। ओके, चलो लिसन केयरफुली। ओए, તમારું ન્યુસન્સ ન જોયા ત્રણેનું? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंगली होने वाला है, इसमें तीनों के तीनों टचेबल फील्ड है। ओके, आजकल इसी पे काम चल रहा है। सिलिकॉन वैली बोला जाता है, पता है हैदराबाद को, पुणे। ओके, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर सबसे ज्यादा, मतलब टेक्निकल आईटी सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है। जैसे गुजरात इज द केमिकल जोन, है ना, विवेक बिंद्रा बोलेगा वीडियो में, सब लोगों ने झा 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 किया। गुजरात के नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आ किया। दैट्स व्हाई गुजरात इज एट द टॉप मोस्ट इन द इंडस्ट्रीज पोजीशंस। ओके, लोग वाइब्रेंट गुजरात करके जो मोदी जी प्रोग्राम लाए थे ना, उसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, एंड दैट्स व्हाई कंट्री के सारे स्टेट्स में अभी बोला जाता है कि गुजरात में वेल्थ अच्छा है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे हो गया है, जब तक है तब तक अच्छा है। टाटा सबसे पहले गया था दीदी के पास, बराबर ना? ओके, सही है। आपके पास हर एक जात का नॉलेज होना जरूरी है। द थिंग इज इट इज रिलेटेड टू आवर फील्ड, कभी ना कभी आप निकल के उसी फील्ड में आने वाले हो। सो दिस इज द सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स से बात निकली थी, सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन वैली बोला जाता है हैदराबाद को। वहां पे आईटी सबसे ज्यादा है। गुजरात में आया था लेकिन समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी गुजरात ने काफी ट्राई किया अट्रैक्ट करने का उस जोन को, आईटी जोन को, लेकिन समहाउ वो हो नहीं पाया। इसलिए जब भी कोई कंप्यूटर या आईटी इंजीनियर्स बनते हैं तो ज्यादातर जॉब उनके पुणे या हैदराबाद में शिफ्ट हो जाते हैं, गॉट इट, बेंगलुरु में वगैरह जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। तो ये सब सॉलिड्स के रिगार्डिंग है। सिलिकॉन चिप्स जो है वो एक्चुअली में सब बना कब, टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुआ, जब हम मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को जान पाते हैं। तो लिक्विड एंड गैसेस के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने स्टडी किए हुए, बॉयल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, चार्ल्स लॉ,
ऐसे नहीं, ओके बराबर। देन आइडियल गैस लो इक्वेशंस, ओके स्कूल में मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, आप लोगों को तो याद होगा ही होगा। ओके देन लेटर ऑन हमें सॉलिड के प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ना है। सॉलिड के प्रॉपर्टीज पढ़ के हम इतना समझ पाएंगे, बेसिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, हम इतना समझ पाएंगे कि हाउ वी कैन इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके सॉलिड में प्रॉपर्टी किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज। वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड दोस which have to ability to flow। ओके ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास अपने आप फ्लो करने की एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। एंड दैट्स वाई फ्लूइड के अंदर कौन कौन आता है, लिक्विड एंड गैस, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। द फ्लूइडिटी इन अ बोथ ऑफ दिस स्टेट इज ड्यू टू फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। ओके ये जो दोनों स्टेट है लिक्विड एंड गैस, उनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, और ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स नहीं है तो दे आर फ्री टू मूव एज कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से सॉलिड के आइटम्स अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में तो उससे भी कम है। आया समझ में? ऑन द कंट्रारी द कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल ऑफ द सॉलिड हैव अ फिक्स्ड पोजीशन एंड दे ओनली कैन ऑसिलेट्स अबाउट देयर मेन पोजीशन। दिस एक्सप्लेनेशंस द रिजिडिटी इन अ सॉलिड। ओके दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन अ सॉलिड। अपनी जगह पे एटम का स्टिक होके रहना, सिर्फ वाइब्रेट होना, वो रिजिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजिडिटी मतलब कि वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते। अब रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट गोइंग टू द चेंज विद द टाइम, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल। जो सॉलिड होते हैं उसके भी कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ सॉलिड में कंस्टिट्यूट पार्टिकल के तौर पे एटम्स आते हैं, कुछ में आते हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ में आते हैं आयंस। ओके तो अकॉर्डिंग टू दैट कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल सॉलिड की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज होती है। लेटर ऑन हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉलिड का पूरा टेबल। एंड द बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स भी अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स भी क्या रहेगा, डिफरेंट। जैसे कि अगर आयंस है तो बाइंडिंग फोर्स मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लग रहा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आयोनिक सॉलिड है तो। सो दैट ऑपरेटिंग बिटवीन देम। सो दो चीज पे उनकी प्रॉपर्टी डिपेंड्स है, एक नेचर ऑफ कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल एंड दूसरा है बाइंडिंग फोर्स। ओके द कोरिलेशंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल विद द डिजायर प्रॉपर्टीज। ओके अगर मान लो कि जितने भी सॉलिड एग्जिस्ट है उनके बीच में अगर हमें कोरिलेशंस मिल गया प्रॉपर्टीज का कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम उसका यूज करके थोड़ा सा वेरिएशन करके हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वैसे सॉलिड बना सकते हैं, और वो हमने किया भी है ना। वी मेड high temperature superconductor, we made silicon chips, we made biocompatible plastics। बन गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। कॉमर्शलाइजेशन हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कॉस्ट उसके बीच में आ रहा होगा, लेकिन लेटर ऑन कभी ना कभी तो बन जाने वाला है। ओके प्लास्टिक बिल्कुल बंद होने ही वाला था, बट कोरोना ने स्टार्ट करवा दिया। ओके ऑलमोस्ट वो एंड पे पहुंच ही गया था, देखा। ओके बट द थिंग इज, देखो उससे रुक नहीं जाता है, आपको चेंज करना पड़ेगा, न्यू कुछ लाना पड़ेगा, और उससे गाड़ी आगे बढ़ती है। आप देखो ना पहले नॉर्मल मास्क कैसा आता था और आज मास्क में कितने वेराइटीज आते हैं, है ना। सो दिस इज द थिंग। द कोरिलेशंस बिटवीन द स्ट्रक्चर, ओके वो हो गया। फॉर एग्जांपल यस, दूसरा एक एग्जांपल आपको दिया गया है, वैसे दैट इज योर बैड लॉक। मैं बार बार बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 सॉरी स्टैंडर्ड 10th में फर्स्ट चैप्टर नैनो टेक्नोलॉजी था अकॉर्डिंग टू द गुजरात बोर्ड सिलेबस, लेकिन आपने पढ़ा है एनसीईआरटी। पहला बैच है ना आपका एनसीईआरटी, मतलब कि आपकी बैच से वो चैप्टर गायब हो गया। ओके अदरवाइज 10th के ओल्ड सिलेबस में कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में था। अगर यू वांट टू सी तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ओके दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स। ओके और इनके प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में दिस आर द मैन मेड। तो देखो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हीट सबसे ज्यादा पास करते हैं। दूसरा जो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो शो करता ही है। ओके एस्पेक्ट रेशियो छोड़ दो, अभी नहीं समझना है। इलास्टिक प्रॉपर्टी 18% है, मतलब कि उसकी लेंथ 18% इंक्रीज हो, खींचो तब तक फैल नहीं होगा, उसके ज्यादा खींचोगे तो फैल हो जाएगा। ओके मतलब टेंसाइल या टेंस वही बोल सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन टेंसाइल फोर्स को सस्टेन कर सकता है इन शॉर्ट।
इसलिए वो हो गया हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने वाला जो फोर्स है उसको सस्टेन कर सकता है। आया समझ में? ओके। देन हाईली फ्लेक्सिबल, कैन बी बेंड कंसाइडेबली विथआउट डैमेज। लो थर्मल कोएफिशिएंट्स, मतलब कि एक्सपांशन कोएफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर के साथ ज्यादा लेंथ में चेंज होने वाला नहीं है, जो मेटल्स में जल्दी से हो जाता है। तो मेटल कंडक्टर होते हैं, है या ना? मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द थिंग दे हैव अ थर्मल एक्सपांशन विद द टेम्परेचर। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी अलग मिल गई मेटल से, मतलब मेटल का एक प्रॉपर्टी आ गया दैट इज हाई कंडक्टिविटी, रियलिटी में मेटल से भी ज्यादा कंडक्टिविटी है। कॉपर से 3600 टाइम्स कंडक्टिविटी शो करता है कार्बन नैनोट्यूब, और साथ में फ्लेक्सिबल आ गया। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, मतलब खींचो तो भी ब्रेक होने वाला नहीं है। थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, टेम्परेचर के साथ उसकी लेंथ वेरी होने वाली नहीं है। तो ऐसे काफी सारे अमेजिंग प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, और कार्बन नैनोट्यूब इज द मैन मेड डिवाइस, मैन मेड थिंग्स, मैन मेड सॉलिड सब्सटेंस, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक एक एटम को अरेंज करके बनाया जाता है कार्बन के। ओके, सो दिस इज द थिंग। वो स्टील से भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ कंसिस्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि हैवी जो यहाँ पे हैवी ड्यूटी एलिमेंट या इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हम रोपवे को ही सोच ले, तो रोपवे का जो वायर होता है ना वो स्टील में से बनाया जाता है, और उसमें पतले पतले वायर में से एक बड़ा सा रॉप बनाया जाता है। आया समझ में? तो उसकी जो स्टील की जो टेंसाइल कैपेसिटी ना, क्यों स्टील यूज किया? बिकॉज सबको उसके स्ट्रेंथ पे भरोसा है ना। 10-15 लोग रोपवे में जाएगी, ऐसे स्ट्रेंथ डिफाइंड होता है इंजीनियरिंग टर्म्स में। एक टाइम पे उतने ही रोपवे उस पे होते हैं, उतने ही कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे दूसरा नीचे पहुंचेगा फिर तीसरा आना स्टार्ट करेगा, तो उतने ही कैपेसिटी वाला या उससे भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला कार्बन नैनोट्यूब होता है, बनाना चाहे तो। मतलब बन नहीं रहा है, बनाना चाहे नहीं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दिस प्रॉपर सॉरी कहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कार्बन नैनोट्यूब्स की बात करें, तो वो एक नए मटेरियल्स है that have a potential to provide the material that are tougher than steel, lighter than, एक ऐसा मटेरियल जो स्टील से भी टफ हो लेकिन लाइटर हो एल्यूमिनियम से। एक स्टील रॉड बहुत ही हैवी होता है, इसलिए तो उसकी टफनेस है। बट वो दोनों प्रॉपर्टी हमें एक साथ नहीं चाहिए थे। चलो टफ है तो वो तो चाहिए था, लेकिन टफ है उसके साथ में हैवी हो गया, तो हैवी में हमें क्या प्रॉब्लम आ गया? उसके ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कार्बन नैनोट्यूब दोनों ऑप्शन क्लियर कर रही है। टफनेस तो है ही है, साथ में फ्लेक्सिबल है और हैवी नहीं है। लाइटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो सबसे लाइटर मेटल है उससे भी लाइटर है। बात समझ में आया? कॉपर से उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। इन शॉर्ट सारे मेटल के प्रॉपर्टी आ जा रहे हैं नॉन मेटल में से। एक्चुअली में कार्बन इज नॉन मेटल, ओके, लेकिन हमने उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा अरेंज किया और उसमें से कार्बन ट्यूब बना के लेके आए। गॉट इट? हम आया समझ में? आया I30 वाले का कॉल। एंड हैव अ मोर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी देन द कॉपर। Such a material may play an expanding role in the future development of science and society. Some other materials which are expected to play an important role in the future are high temperature superconductors. जैसे आज हम पेट्रोलियम्स को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं ना, वैसे हमें इन फ्यूचर HTS की जरूरत पड़ेगी। और वैसे सोच लो, एक्चुअली में आपने सोशल साइंस ऑफ 10th में पढ़ा होगा, टू कंप्लीट द वन नीड यू हैव अ मोर नीड्स। एक नीड को कंप्लीट करने जाओ तो दूसरे नीड्स क्रिएट हो जाते हैं, है या ना? है ना? एक्चुअली मुझे एयरटेल लाना है ना, उसमें मेरा दूसरा नीड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? मैंने बार बार आपको फंसाया बोला हुआ है। तो अब जब ईवी का जमाना आएगा, आ गया समझ लो, आएगा नहीं, और जब वो 5 साल में रोड पे आ जाएगा, कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। गॉट इट? अभी तो सिर्फ टेस्ला वाले ने पैसे कलेक्ट किए ना बुकिंग के, डू यू नो? उसमें भी कितना बिजनेस कर लिया उसने। और उसको देख के इंडियन कंपनी ओला, उसने भी 500 रुपए ले लिए, और करोड़ लाख ऑफ लोगों ने उसको क्या किया है? बुक कर लिया है। तो लैक्स इंटू 500 करो, है ना? इंडिया में ऐसा ही है भाई, नई चीज दिखनी चाहिए। हाँ, जियो वाले ने कुछ किया था, उसने बुक करवाया था। होता है। हाँ, और वो अपने मोबाइल पे आता रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप है वगैरह, उसमें मत पढ़ने का, झंझट में नहीं पढ़ने जो मिले। ओके,
सो नाउ लिसन केयरफुली। तो द थिंग इज व्हाट, मैं क्या बात कर रहा था, यस तो ये जो ईवी जब आ जाएंगे तो ईवी पंप्स डालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक पंप्स डालने पड़ेंगे, मतलब कि अब कंडक्टर्स का सप्लाई भागेगा। कंडक्टर्स में तो एनर्जी लॉस्ट होती ही रहती है, उसको कम करने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर नीड क्या है, सुपर कंडक्टर्स। ओके, तो इन फ्यूचर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स देख लो या मैग्नेटिक मटेरियल्स देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और जनरेटर्स में मैग्नेट्स यूज होते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉलीमर्स, खास करके हम पॉलीमर्स में पॉलीथीन प्लास्टिक को ही लेते हैं, वो वन टाइप ऑफ पॉलीमर ही, मतलब वही पॉलीमर ही है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नायलॉन 6, टैरेलिन, डैक्रॉन, पॉलिएस्टर, ओके, ये सब पॉलीमर्स है। 15 चैप्टर हमें पढ़ना है, ये सब केमिस्ट्री में ही आएगा। तो ये पॉलीमर्स में एक्चुअली में प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि आफ्टर द यूज लॉन्ग टाइम्स तक वो ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं और वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? तो आज के टाइम में हमें किसकी जरूरत रहेगी? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। गॉट इट ना? फॉर द पैकेजिंग में हम प्लास्टिक ही ज्यादा यूज करते, इसलिए लिखा हुआ है बायो कंप्लेंट सॉलिड्स, मतलब ऐसे सॉलिड्स जो एनवायरमेंट के साथ मिलजुल जाते हो, उनका कंपोजिशन जल्दी से इजीली हो जाता हो। फॉर द सर्जिकल इम्पार्टमेंट्स, और खास करके सर्जिकल इम्पार्टमेंट्स। ओके, तो सर्जिकल इम्पार्ट्स में क्या था कि लिसन केयरफुली, सर्जिकल इम्पार्ट्स में क्या होता है, पहले पता है आपको स्टिचिंग किया जाता था, टाके लिए जाते, फिर टाके तुड़वाने भी जाने पड़ते थे। आजकल अपने आप हो जाता है ना? जो धागा यूज किया जाता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, आया समझ में? या अभी स्टेपलर्स आ गए, है ना? तो वो क्या करता है, अपने आप बायोडिग्रेडेबल होता है, तो अंदर से निकल जाता है। दूसरा, पहले है ना, मेन बात वो मुझे ये समझानी थी कि एक्चुअली व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर इन अ बोन, तो दो बार ऑपरेशन करना पड़ता था। एक तो सपोर्ट रखने के लिए अंदर रॉड रखते थे और फिर रॉड निकालना पड़ता था जब बोन बन जाए तब। बट आज के टाइम में एक ही बार ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो सपोर्ट रखते हैं ना वो बायोकम्पेटेबल सॉलिड होता है। धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिग्रेड होता जाएगा, वो डिग्रेड होके बॉडी के एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? और फिर एग्जामाइन किया जाएगा कि वो कंप्लीट डिग्रेड हुआ है या नहीं। डिग्रेड हो गया है और अगर पेन नहीं कर रहा है तो वापस ऑपरेशन करने की जरूरत रहेगी नहीं। बात समझ में आया? तो ऐसे काफी ज्यादा एडवांटेजेबल या काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत रहेगी इन फ्यूचर में, और वो सॉलिड स्टेट से हम कंप्लीट कर पाते हैं या कंप्लीट कर पाएंगे। Thus the study of this state become more important in the present scenario. So in this unit we shall discuss the different possible arrangement of particles resulting several types of structures and explore why the different arrangement of the structure units led to the different properties. उतना डिप में नहीं है जितना यहाँ पे इन लोगों ने फाका मार दिया, बोल दिया इंट्रोडक्शन में। हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि अरेंजमेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड कितने कैसे होते हैं। हाँ, हम वो पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होती है और कैसे वेरी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया नहीं है। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, खास करके हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई करने वाले, और उसमें भी हम सेमीकंडक्टर्स के प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई करने वाले हैं बाय मेकिंग एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बस उतना ही पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। आया समझ में? यस और नो? ओके, एक छोटा सा सेकंड टॉपिक कवर कर लेते हैं एंड देन थर्ड टॉपिक से नेक्स्ट टाइम। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंडर द गिवन सेट ऑफ द कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, which of this would be a most stable state given substance depends on the net effect of two opposing factors, and those two opposing factor is intermolecular force which tends to the keep molecules closer, molecules में आ जाएगा atoms and ion closer, and the thermal energy which tends to keep them apart making a move faster. thermal energy की वजह से वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, और intermolecular force उनको एक दूसरे के पास लाने का ट्राई करेगा। आया समझ में? अब जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा वो सॉलिड, और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दूसरा थर्मल एनर्जी मॉडरेट हो गए तो वो लिक्विड, जिसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा वो गैस। आया समझ में? चलो, एट अ सफिशिएंट लो प्रेशर द थर्मल एनर्जी इज लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज दैट क्लाइंग टू द वन अनदर एंड ऑक्यूपाई द फिक्स पोजीशन। सॉलिड के लिए बताया गया है कि लो टेम्परेचर पे उनकी थर्मल एनर्जी कम रहेगी,
इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे के साथ क्लिंग चिपक जाएंगे और फिक्स पोजीशन पे अरेंज होके रहेंगे. दिस कैन स्टिल ऑसिलेट्स अबाउट देयर. उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आगे कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं मोशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन यानी कि ऑसिलेशंस. एंड द सब्सटेंस एग्जिट्स इन द सॉलिड स्टेट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड स्टेट के? तो दे हैव अ डिफाइनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप. उनके पास पर्टिकुलर मास, पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड पर्टिकुलर शेप है. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. ओके, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई तो वो एक अपनी जगह पे अरेंज है. दे आर कंसिडर्ड पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन हैव अ फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट्स अबाउट देयर मेन पोजीशन. दे आर इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज रिजिड. वैसे हमने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हुए. करेक्ट. मेन बात जो है वो कल से स्टार्ट होगी, दैट इज द मेन टू टाइप्स ऑफ द सॉलिड. देन अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स. इन शॉर्ट कल टाइप्स कंप्लीट करेंगे. आया समझ में? जैसे टाइप्स कंप्लीट करेंगे फिर आगे बात आएगा क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल, हाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड डिफाइंड. ओके, सो वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे.